नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम। सो ऑटोबायोग्राफी ये एक ऐसा वर्ड है जो हम सबको लगता है कि हम जानते हैं, है ना। सिंपल सी बात है, एक इंसान की लाइफ स्टोरी जो उसने खुद लिखी हो, राइट। वेल, आज हम देखेंगे कि ये जो सिंपल सा आइडिया है ना, इसके पीछे कितनी फैसिनेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी छुपी हुई है। लेट्स डाइव इन। जब हम अपनी लाइफ स्टोरी सुनाते हैं तो ये सिर्फ फैक्ट्स की एक लिस्ट नहीं होती, बिल्कुल नहीं। जैसा पॉला गन एलन ने इतना खूबसूरती से कहा है, हम असल में अपनी पूरी दुनिया को कैप्चर कर रहे होते हैं। सोचो इसके बारे में। हमारी लाइफ वो हमारा इतिहास है, हमारी पॉलिटिक्स, हमारी बिलीव्स, बेसिकली वो हर चीज़ जो हमें हम बनाती है। और यहाँ पर आते हैं लाइफ राइटिंग के सबसे बड़े पजल पर। देखिए, यहाँ एक इंटरेस्टिंग ड्यूअलिटी है। जब आप अपनी कहानी लिख रहे होते हैं, आप एक ही टाइम पर दो अलग अलग रोल्स में होते हो। एक है दी ऑब्जर्विंग सब्जेक्ट, यानी वो मैं जो अभी प्रेजेंट में कहानी सुना रहा है, और दूसरा है दी ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी वो मैं जिसके बारे में कहानी है, जो पास्ट में एग्जिस्ट करता था। सेम पर्सन, टू डिफरेंट आइज। और यही चीज़ इस पूरे प्रोसेस को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो चलिए सबसे कॉमन टर्म से ही शुरू करते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ये एक ऐसा वर्ड है जिसे हम रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, बट लेट्स एक्चुअली क्रैक द कोड। चलिए इसे इसके कोर तक तोड़ते हैं। ऑटोबायोग्राफी एक्चुअली 3 ग्रीक रूट्स से बना है। पहला ऑटोस, इसका मतलब है सेल्फ। फिर आता है बायोस यानी लाइफ, और आखिरी में ग्राफे, जिसका मतलब है राइटिंग। तो इन तीनों को एक साथ जोड़िए तो क्या मिलता है? सेल्फ, लाइफ, राइटिंग। खुद की जिंदगी का लेखा। इट्स लिटरली इन द नेम। स्कॉलर फिलिप लेजोन ने एक बड़ी क्लासिक सी डेफिनेशन दी है। उनके हिसाब से ये एक रेट्रोस्पेक्टिव नैरेटिव है। रेट्रोस्पेक्टिव मतलब आप पीछे मुड़कर अपनी जिंदगी को देख रहे हैं, पास्ट को एनालाइज कर रहे हैं, और इसका मेन फोकस सिर्फ आपकी लाइफ पर नहीं, बल्कि खासकर आपकी पर्सनैलिटी की कहानी पर होता है। तो पॉइंट ये नहीं है कि क्या हुआ, पॉइंट ये है कि उन सब चीज़ों से आप कौन बने। ओके, नाउ फॉर अ रियली इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। आपको क्या लगता है, ये ऑटोबायोग्राफी शब्द कितना पुराना होगा? आई मीन सीरियसली गेस कीजिए, शेक्सपियर के टाइम का, या मे बी एंशिएंट ग्रीस से चला आ रहा है? वेल, जो भी आपने सोचा है, द रियल आंसर इज प्रोबेबली गोइंग टू सरप्राइज यू। 1797। जी हाँ, इंग्लिश लैंग्वेज में ये शब्द पहली बार 1797 में यूज हुआ था। थिंक अबाउट दैट। ये अमेरिकन रेवोल्यूशन के भी बाद की बात है। ये इतना नया है कि हमारे बहुत से हिस्टोरिकल फिगर्स जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, उनके टाइम पर तो ये वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता था। क्रेजी, राइट? और ये टाइमलाइन इस बात को और भी क्लियर कर देती है। लोगों ने अपने बारे में लिखना सदियों पहले शुरू कर दिया था, इस शब्द के आने से बहुत पहले। सेंट ऑगस्टीन ने अपनी कन्फेशंस लिखी, रेनेसॉ में मॉन्टेन ने एसेज ऑफ माई सेल्फ लिखे। वो सब अपने बारे में ही लिख रहे थे, बस उनके पास उस चीज को ऑटोबायोग्राफी कहने के लिए कोई वर्ड नहीं था। सो द प्रैक्टिस इज एंशिएंट, बट द टर्म इज मॉडर्न। तो सवाल उठता है कि ये शब्द अचानक 18th सेंचुरी के एंड में ही क्यों आया? इसका एक ही जवाब है, द एनलाइटनमेंट। ये वो हिस्टोरिकल पीरियड था जब वेस्टर्न कल्चर में एकदम से इंडिविजुअल पर, सेल्फ कॉन्शियसनेस पर, खुद को जानने पर एक नया फोकस आया। द आइडिया ऑफ द सेल्फ बिकेम सेंट्रल। और जब लोग सेल्फ को इतना एक्सप्लोर करने लगे, तो उस एक्सप्लोरेशन को नाम देने के लिए ऑटोबायोग्राफी शब्द का जन्म हुआ। तो अब तक हमने देखा कि ऑटोबायोग्राफी एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है जो एक खास हिस्टोरिकल मोमेंट से निकला है। लेकिन इसकी जो कहानी है ना, द बिगर पिक्चर, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी और रिच है। तो चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं। आजकल स्कॉलर्स एक ज्यादा बड़ा, ज्यादा इंक्लूसिव टर्म यूज करते हैं, लाइफ नैरेटिव। इसको आप एक मूविंग टारगेट की तरह सोचिए। ये कोई एक फिक्स्ड बॉक्स या कैटेगरी नहीं है, बल्कि ये उन सभी अलग अलग तरीकों को डिस्क्राइब करता है जिससे लोग अपनी लाइफ के बारे में लिखते या बात करते हैं। इट्स लाइक अ जायंट अम्ब्रेला फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ सेल्फ राइटिंग। और उस अम्ब्रेला के नीचे जो डाइवर्सिटी है, वाओ, इट्स अमेजिंग। जरा देखिए, मेमोir, कन्फेशंस, टेस्टिमोनिया, ऑटोएथनोग्राफी, कितनी वैरायटी है। ये सब लाइफ नैरेटिव्स के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो इससे ये साफ हो जाता है कि ऑटोबायोग्राफी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस अमेजिंग पजल का बस एक पीस है। तो इस पॉइंट पर आप शायद सोच रहे होंगे, ओके आई गेट इट, बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन इससे फर्क क्या पड़ता है? व्हाई डज ऑल दिस मैटर? एंड दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। वेल, ये सिर्फ एकेडमिक वोकैबुलरी नहीं है। इन शब्दों का मतलब बहुत गहरा है। जैसा कि पोएट स्टीवन स्पेंडर ने कहा था,
एक सिंपल सी डिक्शनरी डेफिनेशन उस पूरी दुनिया को कभी कैप्चर नहीं कर सकती जो हर इंसान अपने अंदर लेकर चलता है, द वर्ल्ड दैट ईच इज टू हिमसेल्फ। सोचने वाली बात है ना? हमें इन अलग अलग टर्म्स की ज़रूरत इसीलिए है ताकि हम उन अलग अलग तरीकों को ठीक से समझ सकें जिससे लोग खुद को और अपनी कहानियों को देखते हैं। सो यहाँ पर आती है सबसे ज़रूरी बात। ये शब्द सिर्फ लेबल्स नहीं हैं, ये असल में टूल्स हैं। ये हमें ये समझने में मदद करते हैं कि अलग अलग टाइम में, अलग अलग कल्चर्स में लोगों ने खुद को कैसे समझा। हम अपनी कहानियां बताने के लिए जो भाषा चुनते हैं, वही भाषा एट द एंड ऑफ द डे हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को शेप करती है। टू ट्रूली अंडरस्टैंड अ लाइफ, वी मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज यूज्ड टू टेल इट्स स्टोरी। Like and subscribe to Learn Easy Prep. हेलो दोस्तों। अच्छा, ऑटोबायोग्राफी, मेमोir, बायोग्राफी, ये सारे वर्ड्स हम रोजमर्रा की जिंदगी में सुनते हैं, लाइफ स्टोरीज के लिए यूज भी करते हैं। पर एक मिनट, क्या हम सच में इनका मतलब जानते हैं? इनके बीच का जो फर्क है वो एक्चुअली काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज इस एक्सप्लेनर में इन टर्म्स के पीछे के फैसिनेटिंग दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं और सारा कंफ्यूजन एकदम क्लियर करते हैं। तो आज का हमारा सफर 4 हिस्सों में होगा। हम शुरू करेंगे ऑटोबायोग्राफी की प्रॉब्लम से, फिर मेमोआर को समझेंगे, इसके बाद हम लाइफ राइटिंग और लाइफ नैरेटिव की बात करेंगे और आखिर में लाइफ राइटिंग और बायोग्राफी का कंपैरिजन देखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो सबसे पहले चलिए उस वर्ड को पकड़ते हैं जिसे हम सब जानते हैं, ऑटोबायोग्राफी। बड़ा सिंपल सा लगता है ना? ऑटो मतलब सेल्फ, बायो मतलब लाइफ और ग्राफी मतलब राइटिंग, अपने बारे में लिखना। सिंपल, पर इतना सिंपल है नहीं। क्रिटिक्स का कहना है कि इस टर्म में कुछ फंडामेंटल प्रॉब्लम्स हैं और ये हर कहानी पर फिट नहीं बैठता। लेट्स सी व्हाई। तो सवाल ये है, क्या हर लाइफ स्टोरी एक ऑटोबायोग्राफी होती है? मतलब कोई भी अपने बारे में कुछ भी लिखे तो क्या वो ऑटोमेटिकली ऑटोबायोग्राफी बन जाती है? वेल, इसका जवाब जैसा कि आप गेस कर रहे होंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक्सक्लूजन। मतलब ये टर्म कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस देता है और बाकी सबको साइड में कर देता है। देखिए, ट्रेडिशनली ऑटोबायोग्राफी का आइडिया एक सॉवरेन सेल्फ पर बेस्ड था, यानी एक पावरफुल इंडिपेंडेंट इंसान की कहानी। और ये कॉन्सेप्ट ज्यादातर वेस्टर्न और मेल सेंट्रिक था। इसका नतीजा क्या हुआ? स्लेव नैरेटिव्स या औरतों की डोमेस्टिक लाइफ की कहानियां या ऐसी कोई भी कहानी जो इस मोल्ड में फिट नहीं बैठती थी, उन्हें लेसर या कम इंपॉर्टेंट मान लिया गया। बेसिकली आधी से ज्यादा दुनिया की कहानियां इस डेफिनेशन से बाहरी हो गई। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? अगर ऑटोबायोग्राफी इतना लिमिटेड है तो हम क्या यूज करें? वेल, एंटर मेमोir। ये एक मॉडर्न ऑल्टरनेटिव है जो काफी फ्लेक्सिबल और फोकस्ड है। चलिए देखते हैं इसमें क्या खास है। तो मेमोआर होता क्या है? सिंपल सा रूल है, मेमोआर पूरी लाइफ की कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये आपकी जिंदगी का एक पर्टिकुलर हिस्सा है, एक खास मोमेंट, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड या कोई एक थीम। इसको ऐसे सोचिए, अगर ऑटोबायोग्राफी एक पूरा बर्थडे केक है तो मेमोआर उस केक का एक स्पेशल, अहम में भी चॉकलेट वाला स्लाइस है। इट्स फोकस्ड। और ये कंपैरिजन टेबल तो बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। देखिए, ऑटोबायोग्राफी है द होल स्टोरी, ए टू जी, और मेमोआर है अ स्लाइस ऑफ लाइफ। ऑटोबायोग्राफी फोकस करती है हु पर, मतलब मैं कौन हूं, जबकि मेमोआर फोकस करता है व्हाट पर, मेरे साथ क्या हुआ। ऑटोबायोग्राफी यूजुअली क्रोनोलॉजिकल होती है, बचपन से बुढ़ापे तक, पर मेमोआर थीमैटिक होता है, किसी एक थीम के इर्द गिर्द घूमता है। और हाँ, ट्रेडिशनली ऑटोबायोग्राफीज पब्लिक फिगर्स की होती थी, जबकि मेमोआर कोई भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में लिख सकता है। ओके, तो अब हमारे पास ऑटोबायोग्राफी है और मेमोआर है। प्रॉब्लम सॉल्व्ड? नॉट रियली। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। स्कॉलर्स को लगा कि हमें और भी बड़े और भी इंक्लूसिव टर्म्स चाहिए, और तब पिक्चर में आए दो जबरदस्त कॉन्सेप्ट्स, लाइफ राइटिंग और लाइफ नैरेटिव। पहले बात करते हैं लाइफ राइटिंग की। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है, इमेजिन अ जायंट अम्ब्रेला, एक बहुत बड़ा छाता। इस छाते के नीचे हर रिटन चीज आती है जिसका सब्जेक्ट एक लाइफ हो। इसमें आपकी ऑटोबायोग्राफी, मेमोआर, बायोग्राफी, लेटर्स, डायरीज, सब इस लाइफ राइटिंग के छाते के नीचे फिट हो जाता है। सिंपल, राइट? लेकिन अगर लाइफ राइटिंग एक बड़ा छाता है तो लाइफ नैरेटिव पूरा आसमान है। ये टर्म राइटिंग की बाउंड्री को तोड़ देता है। ये कहता है कि लाइफ स्टोरी सिर्फ लिखी नहीं जाती, उसे किसी भी मीडियम में प्रेजेंट किया जा सकता है। आपका इंस्टाग्राम प्रोफाइल, एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म, एक यूट्यूब व्लॉग, एक टैटू, ये सब लाइफ नैरेटिव का हिस्सा हैं। इट्स एनी एक्ट ऑफ सेल्फ प्रेजेंटेशन। कितना ब्रॉड है ये कॉन्सेप्ट। और जी थॉमस कूसर का ये कोड बिल्कुल पॉइंट पर है।
वो कहते हैं कि लाइफ राइटिंग और लाइफ नैरेटिव जैसे टर्म्स का यूज करना एक इम्पल्स दिखाता है, एक ज़रूरत, एक ख्वाहिश ज़्यादा ओपन माइंडेड होने की, पुरानी नैरो डेफिनेशंस को चैलेंज करने की। बेसिकली ये कहने की कोशिश है कि हे, हर तरह की कहानी मैटर करती है, चाहे वो कैसी भी सुनाई जाए। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन पर, लाइफ राइटिंग और बायोग्राफी। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और वो फ़र्क सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करता है, पर्सपेक्टिव, नज़रिया। तो ये देखिए कितना क्लियर है। लाइफ राइटिंग हमेशा इनसाइड से आती है, एक इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ राइटर ही सब्जेक्ट है और वही कहानी सुना रहा है, तो ये सब्जेक्टिव है, उनका पर्सनल इंटरप्रिटेशन। दूसरी तरफ बायोग्राफी हमेशा आउटसाइड से आती है, एक एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ राइटर एक ऑब्जर्वर है जो रिसर्च करके फैक्ट्स जोड़कर एक डॉक्यूमेंटेड इंटरप्रिटेशन पेश करता है। इस इनसाइड वर्सेस आउटसाइड के आइडिया को समझाने के लिए राइटर स्टीवन स्पेंडर ने एक कमाल की एनोलॉजी दी है। जरा इसको इमेजिन कीजिए। उन्होंने कहा कि हम अपनी लाइफ में हमेशा ऐसे हैं जैसे एक ड्राइवर अपनी कार की फ्रंट सीट पर बैठा है और सारी गाड़ियां उसकी तरफ आ रही हैं। और ये दोस्तों बिल्कुल परफेक्ट है। यही ड्राइवर्स व्यू लाइफ राइटिंग है। सोचो आप कार के अंदर हैं, आप ट्रैफिक को, वेदर को, स्पीड को, सब कुछ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कर रहे हैं। आपके लिए दुनिया आपकी तरफ आ रही है। ये है आपका इंटरनल सब्जेक्टिव नजरिया। तो फिर बायोग्राफर कौन है? बायोग्राफर वो इंसान है जो कार के बाहर खड़ा है, मे बी फुटओवर ब्रिज पर। वो आपको, आपकी कार को और पूरे ट्रैफिक को दूर से देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। ये है ऑन लुकर्स व्यू। ये है बायोग्राफी, एक एक्सटर्नल ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन। तो चलिए सब कुछ एक साथ लाते हैं, एक क्विक रिकैप। नंबर 1, ऑटोबायोग्राफी, पूरी लाइफ की कहानी, काफी ट्रेडिशनल। नंबर 2, मेमोयर, लाइफ का एक फोकस्ड स्लाइस। नंबर 3, लाइफ राइटिंग, सारी रिटन लाइफ स्टोरीज के लिए एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म। और नंबर 4, बायोग्राफी, किसी और की लाइफ स्टोरी जो आपने लिखी है। सिंपल। तो आखिर में ये सब जानना क्यों जरूरी है? ये सिर्फ वर्ड्स की बात नहीं है। इन टर्म्स को समझने से हमें एक नया चश्मा मिलता है, एक नया पर्सपेक्टिव। इससे हम अपने आसपास की अनगिनत कहानियों को किताबों में, फिल्मों में और हाँ, हमारी अपनी लाइफ में भी बेहतर तरीके से देख पाते हैं और उनकी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट कर पाते हैं। Like and subscribe. Learn Easy Prep. तो एक ऑटोबायोग्राफी, एक बायोग्राफी और एक नॉवल, इनमें आखिर फर्क क्या है? आप सोचेंगे ये तो सिंपल है, बट ट्रस्ट मी, जब आप थोड़ा गहराई में जाते हैं ना, तो इनके बीच की जो लाइंस हैं वो काफी इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। चलिए आइए इसको आराम से एक्सप्लोर करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे क्लासिक डिवाइड से, ऑटोबायोग्राफी वर्सेस बायोग्राफी। कहने को तो बहुत सीधा सा लगता है ना? एक मेरी कहानी है, दूसरी किसी और की। लेकिन असलियत में ये इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और नुआंस्ड है। ओके, इस टेबल को देखिए। दो बिल्कुल क्लियर मेन डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला, सोर्स का। एक ऑटोबायोग्राफर के लिए सबसे बड़ा सोर्स क्या है? उसकी अपनी यादें, राइट? पर्सनल मेमोरी। लेकिन एक बायोग्राफर वो सिर्फ यादों पर डिपेंड नहीं कर सकता। उसको हिस्टोरिकल एविडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स, लेटर्स, इंटरव्यूज, वो सब कुछ। और दूसरा ऑफ कोर्स है नैरेटिव वॉइस। ऑटोबायोग्राफी हमेशा आई से शुरू होती है, मैं, जबकि बायोग्राफी थर्ड पर्सन में होती है, ही या शी। लेकिन जैसा कि लाइफ में हमेशा होता है, रूल्स हमेशा इतने साफ नहीं होते। और आजकल के जो मॉडर्न राइटर्स हैं ना, वो डेलिबरेटली इन लाइंस को ब्लर कर रहे हैं। और सच कहूं तो इससे लाइफ राइटिंग और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गई है। लेट्स सी हाउ। सो राइटर्स अब बड़े इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। सोच के देखिए, आप अपनी पर्सनल स्टोरी लिख रहे हैं और उसके अंदर आपने अपनी मदर या अपने ब्रदर की पूरी बायोग्राफी डाल दी, जैसा किम चर्निन और जॉन एडगर विडमन ने किया है। या फिर एक साइकोथेरेपिस्ट अपने पेशेंट की केस हिस्ट्री ले और उसको अपने ही सेल्फ एनालिसिस के साथ जोड़ दे। ये जो हाइब्रिड फॉर्म्स बन रहे हैं, ये बताते हैं कि लाइफ नैरेटिव कोई स्टैटिक चीज नहीं है, ये कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। और ये जो लाइंस ब्लर हो रही हैं, इन्हीं से एक नया और बड़ा ही एक्साइटिंग फॉर्म सामने आया है। क्रिटिक्स इसे कहते हैं न्यू बायोग्राफी। और ये लाइफ स्टोरी सुनाने के जो ट्रेडिशनल तरीके हैं, उनको सीधा सीधा चैलेंज करता है। सो व्हाट इज दिस न्यू बायोग्राफी? बेसिकली ये एक ऐसी स्टाइल है जो फैक्ट और फिक्शन के बीच खेलने से बिल्कुल नहीं डरती। ये पुराने रूल्स को तोड़ती है और एक लाइफ को समझने के लिए हर जरूरी टूल का इस्तेमाल करती है, फिर चाहे वो सॉलिड एविडेंस हो या फिर क्रिएटिव इमेजिनेशन। इसका एक जबरदस्त एग्जाम्पल है प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन की बायोग्राफी, जिसका नाम है डच। इसमें ऑथर एडमंड मॉरिस ने रेगन की लाइफ को बेहतर तरीके से समझाने के लिए यू नो व्हाट ही डिड? उसने फिक्टिव कैरेक्टर्स यानी काल्पनिक पात्रों का इस्तेमाल किया। An example cited is Edmund Morris's Dutch.
a new biography of Ronald Reagan, in which Morris employs fictive characters, including a version of himself as biographer and gossip columnist, to provide droll comments on President Reagan. उनका अप्रोच सब्जेक्टिव था, स्पेक्युलेटिव था और बड़ा ही प्लेफुली क्रिएटिव था। ये दिखाता है कि कभी-कभी सच को पूरी तरह से कैप्चर करने के लिए आपको थोड़े फिक्शन का सहारा लेना पड़ता है। इंटरेस्टिंग, राइट? अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पर, लाइफ राइटिंग और एक नॉवेल के बीच का फर्क। लोग अक्सर इन दोनों को कंफ्यूज कर देते हैं, लेकिन इनके बीच एक बिल्कुल फंडामेंटल डिफरेंस है। ये टेबल इस फर्क को बिल्कुल परफेक्टली ब्रेक डाउन करता है। देखिए, लाइफ राइटिंग द वर्ल्ड को रेफर करती है, यानी ऐसी दुनिया जो असली है, जो किताब के बाहर एग्जिस्ट करती है। वहीं एक नॉवल अ वर्ल्ड रिप्रेजेंट करता है, एक सेल्फ कंटेन्ड बनाई हुई काल्पनिक दुनिया। लाइफ राइटिंग में ऑथर और प्रोटैगोनिस्ट यानी मेन कैरेक्टर एक ही होते हैं, नॉवल में वो अलग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, रीडर के साथ इन दोनों का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल अलग होता है। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, यही सबसे बड़ी चीज़ है। इस डिफरेंस का सबसे बड़ा रीज़न एक यूनिक, एक अनोखा कॉन्ट्रैक्ट है जो राइटर और रीडर के बीच एग्जिस्ट करता है। ये एक अनस्पोकन अग्रीमेंट है जो हमारे पूरे रीडिंग एक्सपीरियंस को शेप करता है। तो ये पैक्ट है क्या चीज़? वेल, एक थिंकर हैं फिलिप लेजून, उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया जिसे वो कहते हैं द ऑटोबायोग्राफिकल पैक्ट। सोच के देखिए, जब आप एक ऑटोबायोग्राफी उठाते हैं, से महात्मा गांधी की, तो कवर पर उनका नाम देखकर और अंदर आय पढ़कर आपके दिमाग में क्या आता है? यह ना कि जो लिख रहा है, जो कहानी सुना रहा है और जिसके बारे में कहानी है, ये तीनों एक ही इंसान है, गांधी जी। बस यही है वो पैक्ट। कवर पर जो नाम है वो एक तरह से एक डील सील कर देता है रीडर के साथ। लेज्यून के अपने शब्दों में ये एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ आइडेंटिटी है जिसे प्रॉपर नेम से सील किया जाता है। और इसी पैक्ट की वजह से हम लाइफ राइटिंग को एक अलग एक्सपेक्टेशन से पढ़ते हैं। हम उससे सच्चाई की उम्मीद करते हैं, ऐसी उम्मीद जो हम एक नॉवल से कभी नहीं रखते। बेसिकली रीडर का ट्रस्ट ही इस पूरे जॉनरा की फाउंडेशन है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिला? द क्रूशल टेक अवे ये है, ये जॉनराज, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी, नॉवल, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये रिजिड बॉक्सेस नहीं हैं, ये फ्लूइड हैं, लिविंग फॉर्म्स हैं। और क्रिएटिव राइटर्स हमेशा इनकी बाउंड्रीज को पुश करके इन्हें नए सिरे से डिफाइन करते रहते हैं। स्टोरी टेलिंग की दुनिया हमेशा बदलती रहती है, हमेशा इवॉल्व होती रहती है। And subscribe. Learn Easy Prep. लाइफ नैरेटिव। हम ये समझेंगे कि ये कहानियां आखिर हैं क्या और इनकी सच्चाई सिर्फ फैक्ट्स में नहीं बल्कि उन्हें सुनाने के अंदाज में छुपी होती है। तो इससे हम अपने सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर आते हैं। जब कोई अपनी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा लिखता है तो क्या वो सिर्फ फैक्ट्स का एक रिकॉर्ड बना रहा है, या फिर ये एक एक्ट ऑफ क्रिएशन है, जैसे कोई कहानी लिखना? दूसरे शब्दों में, सच्चाई कहाँ खत्म होती है और कहानी कहाँ से शुरू होती है? सच क्या है और कहानी क्या है? आज हम इसी पहेली को सुलझाएंगे। अच्छा, तो इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि एक लाइफ नैरेटिव उन दूसरी तरह की राइटिंग से अलग कैसे है जिन्हें हम बेहतर जानते हैं। मतलब ये एक नॉवल से या एक हिस्ट्री की किताब से आखिर अलग कैसे है? चलिए इनके बीच के फर्क को समझना शुरू करते हैं। ओके, तो हमारा पहला कंपैरिजन है लाइफ नैरेटिव और नॉवेल के बीच। एक मिनट के लिए सोचिए, जब आप कोई जबरदस्त फिक्शन उठाते हैं और उसके ठीक बाद किसी की ऑटोबायोग्राफी, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल अलग होती हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? ये स्लाइड इस कोर डिफरेंस को आसानी से समझाती है। देखिए, एक लाइफ नैरेटिव असली दुनिया से जुड़ी होती है, एक खास समय, एक खास जगह। इसे हिस्ट्री के दायरे में रहना पड़ता है और हम यानी रीडर्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लेखक अपनी यादों के प्रति ईमानदार रहे। लेकिन एक नॉवल, वो तो अपनी ही दुनिया बनाता है। उसकी बस एक ही जिम्मेदारी है कि वो आपस में कंसिस्टेंट हो, मतलब पढ़ने में असली लगे। नॉवेल के राइटर पर मेमोरी या फैक्ट्स की कोई पाबंदी नहीं होती। और यहीं पर ये फेमस कॉन्सेप्ट काम आता है। फिक्शन पढ़ते वक्त हम विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम जानबूझकर अपने शक को साइड में रख देते हैं ताकि हम कहानी को एंजॉय कर सकें, उसकी दुनिया में डूब सकें। लेकिन एक ऑटोबायोग्राफी को हमें आज़ादी नहीं देते। वहाँ तो हम सच्चाई की उम्मीद लेकर जाते हैं। लेकिन ये जो बाउंड्री है ना, हमेशा इतनी साफ नहीं होती है। कुछ राइटर्स जानबूझकर इस लाइन को धुंधला कर देते हैं। जैसे जो लेखक कॉम्प्लेक्स पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ स्टोरीज में नॉवल जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उन सच्चाइयों को पकड़ सकें जो एक सीधे साधे फैक्चुअल अकाउंट में शायद छूट जाती। तो अगर एक लाइफ नैरेटिव पूरी तरह से नॉवल नहीं है, तो हिस्ट्री के बारे में क्या? क्या हम एक ऑटोबायोग्राफी को बस एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट मान सकते हैं?
वेल, यहां पर एक बिल्कुल अलग लेकिन उतना ही जरूरी सेट ऑफ डिफरेंसेस सामने आता है। यहां भी जो फर्क है वो बहुत फंडामेंटल है। एक लाइफ नैरेटिव का फोकस पर्सनल टाइम पर होता है, मतलब एक इंसान की अपनी लाइफ। यहां नैरेटर यानी लेखक कहानी के बिल्कुल सेंटर में होता है। दूसरी तरफ हिस्ट्री कलेक्टिव टाइम से डील करती है, देशों की, युगों की, पूरे समाज की कहानी। हिस्टोरियन ऑब्जेक्टिव रहने की कोशिश करता है, खुद को मार्जिन पर रखता है ताकि वो हमें बिग पिक्चर दिखा सके। और इससे हमें एक बहुत ज़रूरी बात समझ आती है। एक लाइफ नरेटर सिर्फ एक पैसिव गवाह नहीं है जो हिस्ट्री रिकॉर्ड कर रहा हो, वो एक रिटोरिकल एक्ट परफॉर्म कर रहा है। मतलब उसका एक मकसद है, एक एजेंडा है। जैसा कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, हो सकता है वो अपने किए को जस्टिफाई कर रहा हो, अपनी रेपुटेशन बचा रहा हो, किसी से पुराना हिसाब चुकता कर रहा हो, या शायद अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर की कल्पना कर रहा हो। ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, ये एक्टिव शेपिंग है। तो इस सब के बाद हम घूमकर अपने उसी पहले सवाल पर वापस आते हैं, सच्चाई के सवाल पर। अगर लाइफ नैरेटिव्स ना तो पूरी तरह फिक्शन है और ना ही पूरी तरह हिस्ट्री, तो फिर उनकी ट्रूथ वैल्यू क्या है? यहां से ये कॉन्सेप्ट सच में बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो चलिए सीधा वही सवाल पूछते हैं जो अक्सर ऑटोबायोग्राफी पढ़ने वालों को परेशान करता है। क्या एक ऑटोबायोग्राफर झूठ बोल सकता है? इसका एक बहुत ही सिंपल लेकिन गहरा जवाब देते हैं थिंकर जॉन स्टररॉक। वो कहते हैं, इट इज इम्पॉसिबल फॉर एन ऑटोबायोग्राफर नॉट टू बी ऑटोबायोग्राफिकल। उनके कहने का मतलब ये है कि राइटर जो कुछ भी लिखता है, चाहे वो एक सच्चा फैक्ट हो, थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कही गई बात हो या कुछ छुपाया गया हो, वो हर हाल में राइटर के बारे में कुछ जरूर बताता है। और स्टैनली फिशेस माइंड बेंडिंग आइडिया को एक कदम और आगे ले जाते हैं। वो कहते हैं कि ऑटोबायोग्राफर्स झूठ बोल ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कहते हैं, भले ही वो फैक्ट के हिसाब से कितना ही गलत क्यों ना हो, आखिर में वो उनके बारे में सच्चाई होती है। ये इस बात की सच्चाई है कि वो दुनिया को कैसे देखते हैं, और उससे भी जरूरी, वो दुनिया को खुद को कैसे दिखाना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑटोबायोग्राफी की असली गहरी सच्चाई सिर्फ फैक्ट्स में नहीं मिलती, वो मिलती है इस बात में कि कहानी सुनाने का तरीका सुनाने वाले के बारे में क्या बताता है। अगर कोई अपनी कामयाबी को बढ़ा चढ़ाकर बताए या अपनी नाकामी को आराम से भूल जाए, तो कहानी सुनाने का ये एक्ट ही उसके कैरेक्टर के बारे में एक सच्चाई है। मतलब हर झूठ भी एक तरह से उनका सेल्फ कैरेक्टराइजेशन है। अच्छा, अब ये देखने के लिए कि ये कॉम्प्लेक्स आइडिया असली दुनिया में कैसे काम करता है, चलिए एक ऐसे ऑथर को देखते हैं जो जानबूझकर इन बाउंड्रीज के साथ खेलते हैं। नोबेल प्राइज विनर J.M. क्वेत्सी। उनके काम को समझने के लिए हमें खास टर्म की जरूरत है, फिक्शनियरिंग। ये ऐसी राइटिंग के लिए यूज होता है जो सेल्फ रिफ्लेक्सिव हो, मतलब जो हमेशा ऑथर और लिखने के एक्ट की तरफ ही इशारा करती है, चाहे उसे नॉवेल कहा जाए या मेमोयर, और क्वेत्सी इसके माहिर हैं। चलिए उनकी किताब समर टाइम को आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं। ये रीडर के साथ खेला गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है। स्टेप 1, ये किताब एक नॉवल है जिसमें एक बायोग्राफर एक मरे हुए राइटर पर रिसर्च कर रहा है। स्टेप 2, जिस राइटर की मौत हो चुकी है उसका नाम है जॉन कोवेत्जे। स्टेप 3, वो बायोग्राफर उन लोगों का इंटरव्यू लेता है जो इस कोवेत्जे को जानते थे, और वो लोग उसके बारे में काफी क्रिटिकल बातें करते हैं। और स्टेप 4, सबसे अजीब बात, किताब के कवर पर असली ऑथर का नाम J.M. क्वेत्जे है, जिन्होंने अपनी ही नॉवल के अंदर खुद को स्टडी का ऑब्जेक्ट बना लिया है। कुछ से यहां पर जानबूझकर ऑटोबायोग्राफिकल पैक्ट को तोड़ देते हैं। ये पैक्ट ऑथर और रीडर के बीच एक अनलिखा समझौता होता है कि जो कहानी सुनाई जा रही है वो ऑथर की जिंदगी का सच्चा बयान है। इस समझौते को तोड़कर कुत्सी हमें यानी रीडर्स को ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि हम आखिर पढ़ क्या रहे हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट में सच का मतलब भी क्या है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे बड़ी बात यह है कि एक लाइफ नैरेटिव, एक ऑटोबायोग्राफी कभी भी सिर्फ फैक्ट्स का रिकॉर्ड नहीं होती। ये अपने सबसे गहराई में एक परफॉर्मेंस ऑफ सेल्फ है। ये बीते हुए कल को दिखाने वाला आईना नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी आइडेंटिटी को शेप करने का एक्टिव प्रोसेस है जिसे दुनिया के सामने पेश किया जाता है। ये वो कहानी है जो हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हम कौन हैं, बल्कि शायद उससे भी जरूरी ये बताती है कि हम कौन बनना चाहते हैं। Like and subscribe to Learn Easy Prep.